बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। यहाँ कराची में बैठकर वादी तीरा की खबर देना और वहाँ के हकायक मालूम करना एक मुश्किल सूरत हाल है। ये तो मैं कराची में बैठकर बात कर रहा हूँ, लेकिन जो खैबर एजेंसी में हुआ उस पर पेशावर के सहाफ़ियों से, उसके अलावा कुछ खैबर के सहाफ़ियों से, यानी हम उस खैबर के इलाके की बात नहीं कर रहे कि जहाँ पर ये अमवात हुई, शहादतें हुई, लेकिन बाकी खैबर के सहाफ़ियों से मालूम किया तो भी उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाका है, बहुत मुश्किल सूरत हाल है, इंटरनेट की सहूलियात तकरीबन नहीं है। इन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब ने मुझसे रब्ता किया, कुछ चीज़ें बताई और मैंने फिर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने की कोशिश की कि गूगल मैप से कुछ रेस्टोरेंट के, गेस्ट हाउस के, किसी शॉप के नंबर को निकाल कर वहाँ मकामी अफराद से खुद कुछ चीज़ें मालूम की जाएं। क्या मालूम हुआ है? ये जो 23 शहादतें, 21 शहादतें, 25 शहादतें बात हो रही है, तीरा में क्या हुआ है, मैं तमाम सूरत हाल आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले बात इमरान खान साहब की। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत के बाद अलीमा खान साहिबा बाहर आईं और अलीमा खान साहिबा ने बाहर आकर जो बातें बताईं उसमें उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट की बात की। इमरान खान साहब ने यह कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत सकती है अगर इमरान खान साहब के मुताबिक मोहसिन नकवी साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ये ओपनिंग करें और इनके साथ अंपायर्स हों सिकंदर सुल्तान राजा साहब और काजी फायज ईसा साहब, और थर्ड अंपायर बना दिया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब को। ये अलीमा खान साहब ने बताया कि अंदर से इमरान खान साहब ने कहा फिर टीम जीत जाएगी अगर ये काम किया जाए। इमरान खान साहब ने फील्ड मार्शल साहब पर तनकीद की और कड़ी तनकीद करते हुए कहा कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और 26वीं तरमीम के नतीजे में जो अदालत है उसे डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट बना दिया गया है। आजाद जजेस जो अपने लिए खड़े हुए, इंसाफ लेने के लिए खड़े हुए, हमने देखा अभी तारिक महमूद जहांगीरी साहब और दीगर जज साहिबान ये पहुंचे, तो जिन्होंने ये काम किया वो आजाद जजेस, इमरान खान साहब का कहना है कि वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, उनको सलाम पेश करते हैं। बाकी जो अदालत का हाल है वो हमारे सामने है। अब एक और चीज बहुत अहम हुई, ये जो सऊदी अरब से मुआहिदा हुआ ना, इस सऊदी अरब से मुआहिदे के हवाले से इमरान खान साहब ने बात की और कहा ये मुआहिदा खुशाइंद है, हरमैन शरीफैन की हिफाजत की जिम्मेदारी मिलना पूरी पाकिस्तान की कौम के लिए बाइस सादत है और जान दे सकते हैं पाकिस्तानी और मुसलमान इसके लिए, तो ये बड़े एजाज की बात है। इस पर पहले से काम हो रहा था, ये मुआहिदा हो गया, बहुत ज़बरदस्त बात। इमरान खान साहब ने इसका खैर मकदम किया है। इमरान खान साहब ने जलसे की बात की और कहा कि 27 का जलसा भरपूर अंदाज में मेहनत करके कामयाब किया जाए, और इमरान खान साहब ने जो केस है इस पर भी बात की और कहा कि जो कुछ हुआ है उसके नतीजे में केस खत्म हो जाना चाहिए, यहां सजा बनती नहीं, अदालत में यह केस फारिग हो गया है। ये अलीमा खान साहिबा ने इमरान खान साहब का पैगाम दिया। एक चीज मैं पहले भी आपको बता चुका, दोबारा बता रहा हूं, ब्रिगेडियर अहमद साहब, कर्नल रेहान साहब, इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी, डेप्यूटी मिलिट्री सेक्रेटरी, इनके हवाले से हमने देखा कि कुछ लोगों ने रिपोर्टिंग करते हुए बताया कि वहां पर ब्रिगेडियर अहमद ने और उनके साथ कर्नल रेहान साहब ने इमरान खान साहब के खिलाफ गवाही दी, इमरान खान साहब को तकरीबन मुजरिम बना दिया। यह बाहर रिपोर्ट हुआ। अलीमा खान साहिबा ने इससे पहले भी ब्रिगेडियर अहमद साहब की गवाही के हवाले से जो गुफ्तगू की और आज भी जो गुफ्तगू की, उससे अंदाजा यह होता है कि यह गवाही इमरान खान साहब के खिलाफ नहीं थी। बात यह है कि अगर हमारी, जैसे शहबाज गिल साहब ने इसको रिपोर्ट किया, शहजाद अकबर साहब ने इसको रिपोर्ट किया, मैंने, इमरान रियाज खान साहब ने, कुछ दोस्तों ने रिपोर्ट किया, तो क्या रिपोर्ट करें? यानी एक साबिक वजीर आजम का केस चल रहा है एक ऐसी अदालत में जहां पर अब सिर्फ 3 रिपोर्टर्स भेजे जाते हैं। मुझे तीनों के नाम मालूम है, उनके चैनल्स का नाम मालूम है, और वहां पर वो 3 रिपोर्टर जो रिपोर्टिंग करते हैं वो भी बड़ी कंट्रोल्ड रिपोर्टिंग होती है। वो किसी और को भेजते हैं पहले अपने मैसेजेस के, ये हमारी तरफ से न्यूज रूम को, सेंट्रल न्यूज डेस्क सीएनआर को भेजे जाने वाले टिकर है, ये खबर हम पोस्ट करना चाहते हैं, वहां से उसकी करेक्शन की जाती है, नोक पलक संवारी जाती है और फिर वो वापस आते हैं। ये बाकायदा तौर पर एक साहब ने बताया कि ये हो रहा है। तो रिपोर्टिंग कहां हुई? जो
कर्नल रेहान ने कहा, ब्रिगेडियर अहमद ने कहा, उसकी रिपोर्टिंग कहाँ हुई? अब इमरान खान साहब को इस केस में जो सजा दी जाएगी उसका नंबर फिर अगली अदालत में कब आएगा देखते हैं, क्योंकि अलीमा खान साहिबा कह रही थी कि 25 को अल-कादिर लगेगा। यहां खबर ये आ रही है कि जो तोशा खाना 2 केस है, ये जो आप खबर देख रहे हैं, ये एक्सप्रेस की जंग की खबरें हैं, इन खबरों के मुताबिक ये तकरीबन मुकम्मल हो गया। जो सरकारी गवाहान वगैरह हैं उनकी गवाहियां हो गई। अब कल समात नहीं है, 24 को समात होगी, इन पर जरा की जाएगी और उसके बाद ये केस जब हमारे सामने आएगा जुमेरात को इसका मुमकिना तौर पर फैसला, तो ये वो दिन होगा कि जब इस्लामाबाद हाईकोर्ट पे समात शायद हो जाए, और अगर वहां समात हो जाती है तो अल-कादिर की समात हो रही होगी। यहां इस केस में, तोशा खाना 2 केस में, इमरान खान साहब को सजा सुनाई जा चुकी होगी, बुशरा बीबी को सजा सुनाई जा चुकी होगी। जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक इस केस में इमरान खान साहब को एक बार फिर जो मेरी बात हुई अडयाला जाने वाले रिपोर्टर्स से और इमरान खान साहब के बुकला में शामिल एक मेंबर से, तो उन्होंने कहा कि जो ओरिजिनली चीजें हैं उनकी बुनियाद पर यह केस खत्म हो जाता है, लेकिन जो पैटर्न नजर आ रहा है उसके मुताबिक इमरान खान साहब को 10 साल की सजा दी जा सकती है, बुशरा बीबी को इस केस में 7 साल की सजा दी जा सकती है। ये इनके केस में होने जा रहा है और लगाया ये जाएगा कि न सिर्फ ये माली फ्रॉड है, बल्कि जो ब्रदर इस्लामी मुल्क है उससे ताल्लुकात खराब करने के बराबर है ये काम, कि वहां से आने वाले तोहफे जो हैं उनके साथ ये जालसाजी की गई, फ्रॉड किया गया और करप्शन की गई। ये इमरान खान साहब पर 2 तरह के अकाउंट्स के साथ सजा सुनाई जाएगी। इसलिए इमरान खान साहब ये निशाना बनते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वुकला की टीम है उसमें शामिल एक साहब ने बताया। अब मैं आगे बढ़ूं इससे पहले ये जरा वीडियो देखिए। आप सबको हम जंग जीते थे, बयानुल मरसूस, बयानुल मरसूस। मरियम नवाज शरीफ साहिबा आज एक जगह मौजूद थी और मरियम नवाज शरीफ साहिबा वहां खिताब करते हुए बुनियानुल मरसूस के हवाले से बात कर रही थी। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने वहां बुनियान को बयान बना दिया। अब ये जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा का काम है, इस पर क्या करें कि इसे वो बयान बनाते हैं, या वो जो हमने अभी वायरल वीडियो देखी थी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक जगह गई, वहां रजाकार काम कर रहे थे, उनसे कहने लगे अस्सलाम वालेकुम, गुड वर्क। क्या कर रहे हो? मतलब आप किसी से पूछते हैं क्या कर रहे हो, वो आपको बताता है कि रजाकाराना काम कर रहे हैं, मुतासरीन के लिए खाना पैक कर रहे हैं, मुतासरीन के लिए कंबल वगैरह पैक कर रहे हैं, बैग्स बना रहे हैं, आप कहते हैं गुड वर्क। उसके बाद जब काम पता चल जाता है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा पहुंची हैं और कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या कर रहे हो? गुड वर्क। मतलब कोई अजीब व गरीब इनकी तरतीब है काम की। इसी तरह से मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने, आप देखा था वो वीडियो जो बहुत वायरल है, एक मरीज से पूछ रही थी क्रायो एब्लेशन के हवाले से कि आपका ये जो प्रोसीजर है ये बगैर सर्जरी के हो गया? वो कहता है जी बिल्कुल बगैर सर्जरी के हो गया। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा अगले जुमले मुझसे कहती है सर्जरी में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? वो कहता है नहीं जी सर्जरी में कोई तकलीफ नहीं हुई। इस तरह के लतीफे तो हमने मरियम नवाज शरीफ साहिबा को पहले भी बहुत सुने ना। वो जो गई थी और कह रही थी कि मियां नवाज शरीफ साहब ने, जब मैं घर से निकली थी तो मुझे कहा था कि जो अकलियतें हैं इनको अकलियत मत कहना, इनको बड़ी तकलीफ होती है, तो हम मिनॉरिटी कार्ड लाए हैं। ये मरियम नवाज शरीफ साहिबा कारनामे अंजाम दे चुकी हैं। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ये वीडियो भी जरा देखिए। आप सबको हम जंग जीते थे, बयानुल मरसूस, बयानुल मरसूस। गुड वर्क। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो आप लोग? माशाल्लाह कैंसर फ्री। जी बिल्कुल। तो सर्जरी के दौरान तो कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई कुछ नहीं, सर्जरी के दौरान तो कोई तकलीफ नहीं हुई। अब खैबर वादी तीरा की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब ने मुझसे रब्ता किया, मैं उनका नाम नहीं ले रहा क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए मना किया, और उन्होंने अपनी जमात के सोशल मीडिया के एक रवैये पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जब हम में से कोई बात करे तो हमारी जमात के अपने कुछ लोग और हमारा सोशल मीडिया जो हमें सपोर्ट करता है वो हमारा ही गिरबान पकड़ लेता है, उधेड़ के रख देता है, और ये उधेड़ के रख देता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान की मोहब्बत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी नहीं छोड़ते। तो उन्होंने कहा ये जो तीरा वाली वीडियोस आ रही हैं इनको जरा चेक करने की जरूरत है। मैंने कहा बिल्कुल है, और ये मैं आपको बिल्कुल इसी तरह से बता रहा हूं। हलफन हुआ यही कि मैं गूगल मैप से खैबर एजेंसी में कुछ मकामात के नंबर निकाल कर उनको फोन कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड करूं, जैसे मैंने मरियम नवाज शरीफ साहिबा वाला काम किया था।
फैसला बाद में परवाज उतर ही नहीं सकती। तो मैं ये काम कर रहा था मालूमात के लिए, तो उनकी कॉल आ गई। मैंने कहा ठीक, चेक करते हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि खैबर एजेंसी में इस वक्त इंटरनेट का मसला है, वीडियोस कैसे आई। दूसरा, बहुत दुश्वार गुजार टेरेन है, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है। तीसरा, उन्होंने कहा कि बाज चीजें कुछ अकाउंट्स के जरिए ये साबित हो रहा है कि पुरानी है, तो इसको चेक करने की जरूरत है। मैंने गूगल मैप से नंबर निकाल के 2 लोगों से राब्ता किया, उनके स्टोर्स वगैरह नजर आ रहे थे। जब उनसे राब्ता किया तो डरे हुए लोग हैं, वो बेचारे इस बारे में बात ही नहीं करते। मैंने कहा रात बमबारी हुई और उस बमबारी की आपने रात में आवाजें वगैरह सुनी, और ये जो अम्बात हुई हैं, शहादतें हुई हैं, इनको जाके चेक किया, देखा क्या सूरत हाल है। उन्होंने कहा नहीं जी, हमें कुछ नहीं पता, दोनों ने। तो एक धरना हो रहा है खैबर पे, खैबर चौक पे, और इकबाल आफरीदी साहब को मैं देख रहा था, वो वहां उस धरने पे मौजूद थे। सुहेल आफरीदी साहब को मैंने देखा कि वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में खिताब कर रहे थे। जाहिर है कि अपने लोगों के बारे में बात करना, उनके लिए खड़ा होना, और वो मुसलसल निशाना बन रहे हैं कोलैटरल डैमेज का, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों का काम है। लेकिन यहां जो शहादतें हैं, शहरी शहादतें, उनकी तादाद 21 है, 23 है या 25 है, ये नहीं पता चल रहा। ये बमबारी हुई तैयारों की, हमारी अपनी अफवाज के तैयारे गए, उन्होंने बमबारी की, दहशतगर्दों पे बाज बम मकामी आबादी पे गिरे और वहां अम्बात हुई, शहादतें हुई शहरियों की। ये ऐसे है या नहीं, ये बहस हो रही थी। तो ये दावा किया गया है सोशल मीडिया पर ही कि वहां पर मौजूद जो दहशतगर्द अनासिर हैं, उनके पास बारूदी मवाद था, उस बारूदी मवाद में धमाके हुए हैं और उससे ये शहरी अम्बात हुई हैं। तो इससे एक चीज तो क्लियर हो रही है कि वहां पर शहादतें हुई हैं, दहशतगर्दों की अम्बात हुई हैं। अब ये सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से, बमबारी से हुई हैं, या ये बारूदी मवाद फटने से हुई हैं, इस पर बात हो रही है। लेकिन अम्बात हुई हैं मकामी अफराद, खैबर प्रेस क्लब, वहां सहाफियों का राब्ता हो रहा है, लेकिन बिल्कुल उस मकाम पर जहां ये वाकया हुआ है, वहां से मालूमात अभी नहीं आ रही हैं। तो मैं ये बात करना कि ये जो कहा जा रहा है कि हमारी अफवाज ने वहां बमबारी की है और शहादतें हुई हैं, मैं इस पर अभी हाँ या ना में कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोग कुछ ये सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं बाज तस्वीरों के बारे में ये सोशल मीडिया पर आ चुका कि वो पुरानी तस्वीरें हैं जो आज की वीडियोस में या आज की तस्वीर में शामिल की जा रही हैं। ये एक बहुत बड़ा मामला है। बहरहाल वहाँ शहादतें हुई हैं और दहशतगर्दों की, जिन्हें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कहती हैं, फितना अल खवारिज, उनकी भी अम्बात हुई हैं। अब इसकी सही पिक्चर कैसे मालूम होगी? वहाँ सहाफियों को ले जाया जाए, मकामी लोगों से बात करने दी जाए और वहाँ की ट्रू पिक्चर हमारे सामने आए। अभी तक ये ट्रू पिक्चर सामने नहीं आई। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस का ये मौक़िफ़ कि वहाँ दहशतगर्दों के बारूदी ज़ख़ीरे में धमाका हुआ और उससे ये दहशतगर्द भी जान से गए और शहरियों की भी शहादतें हुई। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो शहरियों की शहादतें हैं वो बमबारी से हुई। बाज आज़ाद मकामी सहाफ़ियों, मैं सब चीज़ें रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये कहा कि रात में बमबारी हुई और ये पता चला। अब वो खैबर के इलाके के उस हिस्से से दूर हैं, तो उन्हें भी ये कुछ लोगों से पता चल रहा है कि ये वाक़या हुआ, ये मामला है। और अब इस मामले में क्या होता है हमारे सामने आना बाकी है, लेकिन ये एक सही पिक्चर है इस वाक़े की, इसलिए आपके सामने रखना ज़रूरी था। बट एट द सेम टाइम हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों में कोलैटरल डैमेज हुआ है, तो बिल्कुल हुआ है, पहले भी हुआ है और शहादतें हुई हैं, हमारे अपने अहलकारों की भी शहादतें हुई हैं और कोलैटरल डैमेज में शहरियों की शहादतें हुई हैं। हमारे यहाँ पॉलिसी जो दहशतगर्दी से निमटने की पॉलिसी है, उसमें हम जंग में कूदे हैं डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ के दौर में, उससे नुकसान हुआ है और कोलैटरल डैमेज में हमारे अपने शहरी जान से गए हैं। यह हकीकत है। अब इस हकीकत को ज़रा ज़्यादा वाज़ेह अंदाज में लोगों के सामने रखने के लिए इसकी आज़ादाना रिपोर्टिंग ज़रूरी है, जो नहीं हो रही। ये भी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके पार्ट पर ही गलती है। लेकिन एक चीज़ कि कुछ चीज़ें साबित हुई कि पुरानी है, ये मुझे आपके सामने रखनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है।
اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 ججز جو سپریم کورٹ جانے پر مجبور ہوئے، ان کی درخواست کا معاملہ آپ دیکھیے کہ مریم نواز خان صاحبہ رپورٹ کر رہی ہیں کہ ان 5 ججز کی درخواست پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگا دیا، کہا 184(3) کے تحت مفاد عامہ کی درخواست لے کر آئے ہیں آپ، یہ پبلک کا معاملہ، مفاد عامہ کا معاملہ کہاں سے ہے، اور آپ کا یہ معاملہ ذاتی رنجش کا معاملہ معلوم ہوتا ہے، ذاتی رنجش۔ تو یہ رجسٹرار آفس نے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ ذاتی رنجش کا معاملہ ہے؟ یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ ہمارے نوجوان دوست مرید عباس شہید کے بھائی فیصل عباس کھر نے اس پر کچھ بہت امپورٹنٹ سوال اٹھائے، وہ سوالات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آپ ان کا یہ ٹویٹ بھی دیکھ رہے ہیں۔ فیصل عباس کھر لکھتے ہیں، مائی لارڈ جسٹس ڈوگر کی ذاتی رنجش۔ 18 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی نئی انتظامی کمیٹی تشکیل دی گئی، جس میں سینئر ترین ججز کو نکال کر نئے آنے والے ججز کو شامل کر لیا گیا۔ یہ تھی ذاتی رنجش۔ 15 ستمبر کو جسٹس سمن رفت امتیاز کو ہراسانی کمیٹی کا سربراہ وہاں سے ہٹا دیا گیا اور جسٹس انعام کو لگایا گیا۔ یہ تھی ذاتی رنجش۔ 21 جولائی کو جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں وزیر اعظم اور وفاقی کابینہ کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے تو کیس ٹرانسفر کر کے جسٹس انعام امین منہاس کو منتقل کر دیا گیا اور پھر لارجر بینچ کو۔ یہ تھی ذاتی رنجش۔ ہر وہ کیس خط لکھنے والے ججز کی عدالتوں سے نکال کر ٹرانسفر شدہ ججز کی عدالتوں میں فکس کیا گیا، جس سے نظام کو ہیٹ پہنچ رہی تھی۔ یہ تھی ذاتی رنجش۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز سینئر ترین ججز کے علم میں لائے بغیر منظور کیے گئے۔ یہ تھی ذاتی رنجش۔ 16 ستمبر کو جسٹس بابر ستار نے چیئرمین پی ٹی اے تعیناتی غیر قانونی قرار دی تو 18 ستمبر کو جونیئر ججز نے فیصلہ معطل کر دیا کیونکہ سامنے جنرل صاحب تھے۔ یہ تھی ذاتی رنجش۔ اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے رجسٹرار آفس نے کہا ہے کہ یہ جو ججز ہیں اپنا کیس لے کر آئے ہیں، یہ ذاتی رنجش کا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ اب جو فوٹیج مانگی گئی ہے جدون صاحب کی جانب سے کہ جج صاحب کی عدالت کی فوٹیج دی جائے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ میں کوئی فیصلہ جاری نہیں کر رہا، اور اندر جا کر عدالت سے اٹھ کر اندر جا کر اپنے چیمبر میں فیصلہ لکھوا دیا کہ طارق جہانگیری صاحب کو وہ جوڈیشل ورک سے روک رہے ہیں۔ یہ اگر کیا گیا تو یہ مس کنڈکٹ ہے۔ یہ فوٹیج آتی ہے ہمارے سامنے یا نہیں آتی؟ یا ایمان مزاری صاحبہ نے جو فوٹیج مانگی سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت کی، جس میں ایمان مزاری صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے انہوں نے ہراساں کیا اور ان کے سیکسسٹ ریمارکس تھے، تو وہ فوٹیج مہیا کی جائے۔ تو وہ فوٹیج مہیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ سرفراز ڈوگر صاحب کی عدالت میں انصاف کے تقاضے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ ابھی دیکھنا ہے۔ بہت بڑا معاملہ ہے، لیکن ابھی تک اس معاملے میں ہمیں کوئی بھی پیش رفت ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ڈوگر صاحب اس نظام میں اسپیشلی لا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھائے گئے ہیں کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا اس نظام کو راستہ روکنا تھا، اور نظام نے راستہ روک دیا۔ یہ سچویشن ہے جو ایک بہت ہی خوفناک اور بڑی حقیقت ہے، اور اب ذاتی رنجش کے نتیجے میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہمیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اکتوبر کے تیسرے ہفتے کے آس پاس ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ گرفتار بھی ہو جائیں گی اور ان کو وکالت سے بھی روک دیا جائے گا۔ تو یہ اگر ہوتا ہے تو یہ پھر جو کام ہوا جہاں پر ہمارے سامنے واجد گیلانی صاحب تھے، یہ پتا چلے گا کہ یہ ذاتی رنجش کا معاملہ ہے یا نہیں ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔